गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और थर्सडे एडिशन की अपनी अहमियत है। आज हमें वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के लिए आई एम श्योर ब्रेस अप करना पड़ेगा। तो एक हमेशा की तरह वो सलाह कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ मार्केट्स को अप्रोच करेंगे, लेकिन रह कैसे सकते हैं मार्केट्स, पहले ये समझ लेते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। और यूएस में ठीक ठाक कामकाज है, मोमेंटम इंटैक्ट नजर आता है। हालांकि कल जो बेंचमार्क की क्लोजिंग थी तो एक चौथाई फीसदी डाउ ऊपर, तो 1/3 नैस्डैक आपको नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। पर आज जो फ्यूचर्स इंडिकेशंस हैं वापस तेजी और तूल पकड़ती हुई, और ना सिर्फ डाउ में, नैस्डैक में भी तेजी के इंडिकेशंस वहां से आते हुए। बाकी के संकेत आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। अक्रॉस एशिया कुछ हद तक बाइंग देखने को मिल रही है। और एसजीएक्स निफ्टी जो दिख रहा था शुरुआत में जब खुला था तो लग रहा था एक अंडर परफॉर्मेंस, हम फ्लैट ओपनिंग करने वाले हैं, अब तो वो भी अच्छी खासी मजबूती के साथ 70-75 रन की बढ़त के साथ शुरुआत होने के हमारे मार्केट्स के इंडिकेशंस देता हुआ। तो ग्राउंड रिपोर्ट में कोई दिक्कत है नहीं। पिच कैसी है वो नीरज जी से समझ लिया जाए। कल शक्तिकांत साहब ने सब गूगली डाल दी थी तो टीम लाइनअप गड़बड़ा गए थे। नीरज जी आज क्या सीन है? देखिए, आज अपने भारत की खास तौर पे बात करें तो कोविड केसेस एक बार फिर से बहुत तेजी से राइज किए हैं। 4,12,000 पहुंच गए हैं। और अभी तो साउथ का एपिसेंटर बेंगलोर हो गया है। बेंगलोर में इतने केसेस हैं, दिल्ली से ज़्यादा 31,000 केस अकेले बेंगलोर में, और पूरे स्टेट में 50,000। ये वाकई बहुत चिंता की बात है। केरल में भी बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। तो साउथ इंडिया में अचानक से ये सर्ज थोड़ा सा सरप्राइज करता है कि बेंगलोर में इस तरह से केस बढ़े हैं। महाराष्ट्र में भी बढ़े हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो ये जो अचानक से एकदम से सर्ज आया ना, ये एक बार फिर से कंसर्न को बढ़ा रहा है, दिक्कत बढ़ा रहा है। मुझे लगता है ये इम्पैक्ट मार्केट पे डालेगा। ग्लोबली बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि यूएस मार्केट ऊपर से फिसल के बंद हुए हैं। हमें ज़रूर पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन ऊपरी स्तर से काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे देखने को मिली है। एक बड़ी खबर जो फाइजर के संदर्भ में है और मॉडर्ना लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए फाइजर की बात करूँगा। एस्ट्राजेनेका पे भी इम्पैक्ट है कि आईपीआर को लेकर के जो डब्ल्यूटीओ में बात चली, उसमें यूएस कह रहा कि वो इस पक्ष में है कि ये सबको बनाने दिया जाए, क्योंकि छोटे देशों में, गरीब देशों में या डेवलपिंग देशों में कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से वैक्सीन के आईपीआर को आप बहुत प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फाइजर और मॉडर्ना के लिए है कि उनकी दवाएं और भी लोग बना पाएंगे और जगह उनको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इन स्टॉक स्पेसिफिक में थोड़ा सा हो सकता है प्रेशर दिखे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर ये गिरे तो इसमें बाइंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइंड अप हैं जो उस आईपीआर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक हाईलाइट है, ध्यान रखना चाहिए फाइजर और मॉडर्ना के साथ में। लेकिन पिच ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, और वैसे ये डेवलपमेंट वैक्सीन का जनरल पब्लिक के लिए, वैक्सीन की सप्लाई के लिए है तो अच्छा। हाँ, उन स्पेसिफिक कंपनी जिसने बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है उनके लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा दिक्कत, और इसीलिए वो स्टॉक प्राइस पर रिएक्शन था। और ये सही कहा नीरज जी ने, कल 34,300 350 डाउ के हाईज थे, तो वहां से ऑफ हाई जरूर बंद हुए 100 पॉइंट के आसपास। लेकिन आज वो शायद उसकी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स की दिखा रही है कि हम ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट तो फिर से मोमेंटम रीगेन करते हुए नजर आएंगे। चलिए क्विकली अब टीम लाइनअप पर उतर जाया जाए। ये मार्केट का हो गया ओवरऑल पिक्चर। 10 के 10 बल्लेबाज लेकर आऊं। नीरज जी, 10 के 10 बल्लेबाज है या कुछ सेल का तड़का डाल रहे हैं? मैं तो डाल रहा हूँ सेल का तड़का थोड़ा, हालांकि बल्लेबाज ज़्यादा है, लेकिन एक सेल का तड़का भी होगा। हाँ ओके, चलिए। तो मैं बल्लेबाजी लाज नहीं, और बल्लेबाजी इसीलिए क्योंकि अच्छे रिजल्ट, अच्छी खबरें, अच्छे अनाउंसमेंट, उन पे बैट कर रहा हूं। तो अगर दिन के दौरान थोड़े ठंडे पड़ते हैं स्टॉक, तो और कन्विक्शन के साथ शायद एंटर करने का मन करे। पहला स्टॉक है जिसका इस्तेमाल सुबह सुबह मैं और नीरज जी करके आए हैं, जिलेट इंडिया। बढ़िया नंबर्स, और बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। 6700 6800 के साल के हाईज थे, वहां से 1200-1300 रुपए करेक्ट होकर 5500 के नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। इस समय मतलब कल की क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूं। नंबर्स देखिए, आप कहने के लिए हो सकता है कि भाई जिस क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हो उसमें डिमांड ठंडी थी, पर ध्यान रखिएगा लॉकडाउन दरअसल 24 मार्च को आया था, 25 मार्च से इफेक्टिव था, एक हफ्ते का लॉकडाउन था। तो मतलब उस पिछले साल के उस मार्च क्वार्टर में जो इंपैक्ट आना था। रेवेन्यूज 32%, एबिटा 75% का उछाल, मार्जिन 20 से बढ़कर 26%, 600 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का दरअसल इंप्रूवमेंट अगर मैं डेसिमल्स को इंक्लूड कर लूं। मुनाफा डबल हो गया, 52 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ रुपए। और इसके जो की सेगमेंट्स हैं, ग्रूमिंग का हुआ, वो ओरल केयर के हुआ, दोनों में
तगड़ा उछाल इस क्वार्टर में देखने को मिला है। प्लस आइसिंग ऑन द केक, कंपनी ने 50 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी दिया है। मुझे लगता है जिलेट को रडा पर रखिएगा, न्यूमेरो उनो, मेरे ख्याल से कोई कंपटीशन है नहीं दूर दूर तक, गजब की कंपनी है, ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक बाजार है इसके लिए। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस दूसरा रिजल्ट 58-5900 के हाइस से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कहूंगा मैसिवली करेक्ट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 5300 के जोन्स पे खड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन हाँ 600-700 रुपए ऑफ हाइस है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। अब इसमें भी डाउट हो तो ये तो सच है कि लो बेस था पिछले साल मार्च क्वार्टर का, तो उस लो बेस का भी इंपैक्ट होगा और अच्छा मोमेंटम पकड़ा है इसमें भी, वो नंबर्स पे नजर आता है। आय में 33% का जंप, इबीटा 170% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन्स 12% से बढ़कर 25% पे पहुंच गए, डबल से ज्यादा मार्जिन्स क्लॉक करे, और यही कारण है कि 30 करोड़ के घाटे के सामने 70 करोड़ का मुनाफा हुआ है। हाँ, क्यू ऑन क्यू मत देखिए इन नंबर्स को, क्योंकि आमतौर पे जिस दिसंबर क्वार्टर से हम कंपेयर करते हैं वो एक फेस्टिव सीजन का, मैरिज सीजन का समय होता है ना। और फेस्टिव सीजन के चलते क्या होता है, ई कॉमर्स एक्टिविटी तूल पकड़ती है, जो इस क्वार्टर में काफी तक नदारत देती है। सब देखते हुए नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए थम्स अप है। हालांकि आज के जो टिकट साइज है ना बहुत बड़े बड़े हैं, एक और बड़ा टिकट साइज वाला दे देता हूं आपको। तो ये वैसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड के भी स्टॉक से मुझे लगता है, लेकिन आज ट्रेडिंग के भी मौके होंगे। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, OFSS कई लोग इस नाम से जानते हैं, 3700 ऑड हाइज, तो बिल्कुल हाइज 200 रुपए ऑफ हाइज चल रहा होगा। रिजल्ट्स ओके इसलिए कह रहा हूं, क्यू ऑन क्यू आय 0.5% गिरी, मुनाफा 7% बढ़ा, पर लेने की वजह बनी ओरेकल को ज्यादातर लोग अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड प्ले के तौर पे ट्रीट करते हैं। और क्या डिविडेंड आया, 200 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड दिया है। 18 मई रिकॉर्ड डेट है उस डिविडेंड की, ध्यान रखिएगा। OFSS को खरीदने का मन। बहुत अच्छा बताया। और ये जो जिलेट वाली आपने बताई ना, ये रोज़ सुबह जो कार्यक्रम करना पड़ता है शेविंग का, ये वाकई बहुत ही बोरिंग काम है, बहुत टाइम किल होता है इसमें, और बहुत गुस्सा आता है यार, ये रोज़ सुबह क्यों दाढ़ी बननी पड़ती है, बड़ी करके रख लिया जाए। एनीवे, चलिए मेरी टीम में आप शुरुआत देखेंगे तो दो फार्मा कंपनीज जो मेरे फेवरेट हैं बिल्कुल, कैडिला और डॉक्टर रेड्डीज से करूंगा। कल शाम से आज सुबह तक बहुत सारे डेवलपमेंट्स फार्मा सेक्टर के लिए हुए हैं। आगे जाते हुए कई चीज़ों के अप्रूवल दिए। रॉश ने भारत में कई कंपनियों के साथ टाई अप किया है अपनी दवा बनाने के लिए, आगे सिप्ला वगैरह की जिक्र आशीष करेंगे ही, तो आप देखिएगा बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। लेकिन इन दो को मैं इसलिए लगातार आपसे कह रहा हूँ कि डॉक्टर रेड्डीज कई चीज़ों में इन्वॉल्व है, और जो कैडिला की वैक्सीन है वो बिल्कुल किसी भी समय वो आने वाली है। देखिए, हमने लगातार आपसे जब कहा था तो रोज़ वो स्टॉक चलता था, और देखिए अब 600 रुपये तक पहुँच गया कैडिला। यकीन मानिए जिस दिन इसके वो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन आएगा तो उसके बाद से ये स्टॉक हाथ में आपके नहीं आएगा, क्योंकि इस देश में वैक्सीन की जो किल्लत है और जो चाहिए वो अपनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होगी, तो बहुत बड़े पैमाने पे इनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसलिए मैं लगातार आपसे कहता हूँ कि जब मौका मिले इसको लेके रखिए, ये पोजिशनल ट्रेड भी है। तो कैडिला में कल शाम को खबर भी आई कि शायद बहुत जल्द, मुझे उम्मीद है कि शायद इसी हफ्ते मिल जाएगी, तो उसको ध्यान रखिए। डॉक्टर रेड्डीज तो 3-4 फ्रंट पे काम कर रहे हैं, वैक्सीन पे भी काम कर रहे हैं, रेमडेसिविर पे भी काम कर रहे हैं, ओरल पिल जो बनने वाली मर्क के साथ उसके भी लिए काम कर रहे हैं, और अब ये फाइज़र वाला अगर IPR हट गया तो वो mRNA वाला फार्मूला भी ओपन हो जाएगा, तो ये सब लोग फ्रंट लाइनर हैं, तो इनको फ़ायदा होगा। तो फार्मा कंपनीज़ पे बहुत फोकस इस समय रखिएगा, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। तो कैडिला और डॉक्टर रेड्डीज इसीलिए हमने लिया क्योंकि ये फ्रंट रनर हैं, आगे भी और हैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन इन दो पे ज़रूर खरीदारी करके चलना चाहिए। आशीष ने चूँकि 3 बता, तो मैं तीसरा बताता हूँ। मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर, इसका रिजल्ट 15 तारीख को आना है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि फर्टिलाइजर केमिकल इन स्टॉक्स के आपके जो अब तक के नतीजे हैं उससे आपको अंदाजा लगा। दीपक नाइट्राइट का रिजल्ट आपने देखा ही, क्या तोड़फोड़ नंबर है, भयानक तरीके, मतलब 2000 पर स्टॉक खड़ा हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ से आगे ग्रोथ बन रही। तो मैंगलोर केमिकल तीसरा स्टॉक है, 90 रुपीज़ के टारगेट के साथ खरीदारी करिए। हमें उम्मीद है कि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, तो उस पर फोकस कर सकते हैं। ओके, मैंने 3 एक साथ इसलिए बता दिया क्योंकि तीनों के तीनों बहुत बड़े टिकट साइज वाले स्टॉक्स थे, तो मैंने कहा एक ही ब्रेथ में बता दिया जाए। मैग्मा फिनकॉर्प अगली कंपनी, अच्छा इसमें परसों बहुत तगड़ा लार्ज ट्रेड हुआ था, तो कल मैंने पेशेंटली वेट करा था, उसके बाद अब कह रहा हूं खरीदारी करने का मन। परसों हुआ क्या था, ट्रू नॉर्थ करके जो पी प्लेयर है उसने बहुत तगड़ा चंक रखा हुआ है, 10-10.5% की इक्विटी का एक्सपोजर था, पूरा का पूरा उस लार्ज ट्रेड में बेच दिया गया।
खरीदने वाले अच्छे नाम आए, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ये अपनी जगह। पर मैग्मा फिनकॉर्प के लिए वो पूरा का पूरा स्टेक जो तगड़ा ऑफलोड होना था वो अब्सॉर्ब हो गया और अब वो की ओवरहाइंग खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि स्टॉक यहां से अब थोड़ा सा परफॉर्म करना चाहिए। महाराष्ट्र सीमलेस, कल आपको याद होगा ओएनजीसी ने मार्केट के दौरान, ओएनजीसी नहीं माफ कीजिएगा, कंपनी थी जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज, इसने मार्केट के दौरान अनाउंसमेंट रिलीज किया कि ओएनजीसी से इसको एक लेटर ऑफ अवार्ड मिल गया है जैकब ड्रिलिंग रिग जो है जिंदल एक्सप्लोरर उसके लिए। तो दरअसल वो हायर करेगी ओएनजीसी इन लोग से। तो ये स्टॉक 6-7% चल गया। पर बाजार बंद होने के बाद महाराष्ट्र सीमलेस का अपडेट आया कि दरअसल जो जिंदल एक्सप्लोरर ड्रिलिंग रिग है वो ओन जो करती है कंपनी वो महाराष्ट्र सीमलेस है और ये चार्टर हायर कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है 3 साल के पीरियड के लिए। मुझे लगता है आज महाराष्ट्र सीमलेस में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको रिटायर रखिए। चलिए अगले मेरे जो 2 स्टॉक है, एक हल्का जिक्र मैंने आपको कर ही दिया था कि दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट्स बहुत पसंद आए, उसमें मार्जिन्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट में, रेवेन्यूज़ में, और आगे भी और बड़ी ग्रोथ की संभावना यहाँ पे बन रही है क्योंकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो तो बहुत ही उम्दा है और हमें लगता है कि इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। बावजूद इसके मैं आपको कह रहा हूँ कि 1900 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लगातार इसने बढ़ाया और अब तो ये फ्यूचर्स में भी पहुँच गया है, तो और ज़्यादा ट्रेडिंग इसमें होती है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एफएल इंडिया मेरा 5वां स्टॉक है, इसने 5200 रुपये पे अपना QIP कंप्लीट कर लिया है, स्टॉक 5500 पे ट्रेड कर रहा है। 5200 पे जिन लोगों ने ख़रीदा है वो इस भरोसे पे और इस कमेंट्री पे ख़रीदा है कि जिस सेगमेंट में ये काम करते हैं उसमें ऑलमोस्ट मोनोपोली है इनकी, उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में खूब सारे छोटे-छोटे एक्विजिशंस किए हैं। तो जो मोबाइल एडवर्टाइजिंग है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, उसमें इनकी पकड़ लगातार बन रही है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से आगे आने की उम्मीद रखता है, इसलिए मैं यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। एफएल इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। डिपेंडेबल की बारी है आशीष। बिल्कुल, और डिपेंडेबल तो खैर आजकल फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो दिखता है। आपने ओपनिंग ही फार्मा स्टॉक के साथ करी थी, तो जो कंपनी जिसकी नीरज वाजपेयी ने एक झलक दी थी नीरज जी ने, वो सिप्ला था, जिसकी दरअसल रोशे इंडिया के साथ टाई अप है। सिप्ला का स्टॉक 970 के हाई से करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। रोशे इंडिया ने कल अनाउंस करा कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि CDSCO जो है हमारा, उसने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया है इसकी जो एंटीबॉडी कॉकटेल है कोविड के अगेंस्ट में। अब वो नाम नहीं लूंगा, कॉकटेल दरअसल 2 दवाओं का मिक्स है, वो उसको आप क्योंकि नाम लूंगा नहीं इसलिए क्योंकि लिखा भी फिर भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये अप्रूवल दरअसल बेस्ड है जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए इन्होंने डेटा दिया था यूनाइटेड स्टेट्स में, जो साइंटिफिक ओपिनियन आई थी मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज के लिए, वो कहते हैं उसको CHMP, यूरोपियन यूनियन में, वहां पे जो डेटा सप्लाई करेंगे तो उसके बेसिस में रोशे को यहाँ पे वो अपनी दवा इंपोर्ट करके बेचने की मंजूरी मिल गई है। और इंपोर्ट करने के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का टाई अप दरअसल सिप्ला के साथ है। तो सिप्ला को रडाप रखिए, खबरें अच्छी, पूरा स्पेस मोमेंटम में फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स को तो अभी भी रडाप रखना है। 910 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे आज के लिए। मेरा डिपेंडेबल स्टॉक आशीष जो है लॉरस लैब है और इस स्टॉक में मुझे लगता है लोगों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है और कल मैं इसके बारे में थोड़ी स्टडी कर रहा था। 26,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है और कंपनी को एक्सपेक्टेशंस है कि अगले कुछ वर्षों में ये $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इतनी ज़बरदस्त कमेंट्री है मैनेजमेंट की और कैपेक्स का प्लान 1000 करोड़ का है अगले कई वर्षों तक। तो इस तरीके के परफॉर्मेंस और कामकाज इनका है, मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। नतीजों के बाद जो इनकी कॉल की कमेंट्री है ना, वो बहुत शानदार है, बहुत ही उम्दा है। तो हमें लगता है कि इसको खरीदारी करनी चाहिए। 550 रुपये तक के टारगेट बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस दे चुके हैं। स्टॉक बिल्कुल इस समय परफेक्ट लेवल पे है, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग के लिहाज से भी और पोजिशनली जिनको रोकना है वो भी रोक सकते हैं। खरीदारी करके चलिए, 510 रुपये का टारगेट है। छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। और फ्री हिट और पिंच हिटर में उन स्टॉक्स को लिया जिनके नतीजे आने हैं आज। कैप्लिन पॉइंट लैब, ये भी एक इंजेक्टेबल मेडिसिन बनाने वाली फार्मा कंपनी है और हमें लगता है कि इसके रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे। फार्मा का सिलसिला इस समय चल ही रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। नतीजों के एक्सपेक्टेशंस में इसको ले रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आएंगे, बाजार को पसंद आएंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इसके भी रिजल्ट्स आने और मुझे लगता है इसमें भी बहुत अच्छे जाएँ क्योंकि इसमें
फाइबर टेक्सटाइल का प्ले भी है और सीमेंट का भी प्ले है इसमें। मुझे लगता है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ से भी अच्छे नतीजों की उम्मीद है। दोनों ही शेयर में खरीदारी की सलाह है, लेकिन चूंकि रिजल्ट्स आएंगे आज, कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो आपको ये दोनों चीज़ें इन दोनों स्टॉक्स में ध्यान रखनी है। ओके, रेडिंगटन इंडिया अगला स्टॉक है। खरीदारी के कॉज मैंने अपफ्रंट बता दिया था सारे के सारे। रेडिंगटन में खरीदारी का मन इसीलिए, अब ये तो फैक्ट है कि दुकानें उगाने सब बंद हैं, तो वो तो इसीलिए कंसोलिडेट कर भी रहा है स्टॉक। साल के आइज हालांकि 200 प्लस के हैं। इसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी है अरीना टर्की। उसने कहा है कि वो पोटेंशियल एक्विजिशन हो रहा है उसका, और उसके लिए वो प्रिलिमिनरी डिस्कशन में है, और उनका कहना है कि ये काफी सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो रेडिंगटन की स्टेप डाउन सब्सिडी की वैल्यू अनलॉकिंग होने की तैयारी हो रही है। संगम इंडिया, अब इस स्टॉक के हाईज भी 100 प्लस के थे। इस स्टॉक पर रडार पर रखिएगा, लेकिन ये देखेंगे 5% वाले हैं, ये तो थोड़ा दिन होल्ड करना पड़ेगा। पर मैं इसीलिए मान के चल रहा हूं क्योंकि नंबर्स वाकई स्ट्रांग हैं, तो कुछ दिन इंतजार किया जा सकता है। साल दर साल रेवेन्यूज में 25% का उछाल और मुनाफा 3.5 करोड़ से बढ़कर 33.5 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। पिछले क्वार्टर में भी मुनाफा केवल 7.5 करोड़ रुपए का था, तो बहुत तगड़ा बॉटम लाइन में मोमेंटम पिकअप हुआ, इसीलिए मेंशन। क्विकली छोटा सा ब्रेक लेने का समय। ब्रेक के उस पार आखिरी के दो स्टॉक्स जिसे हम पावर प्लेस कहते हैं, उसके साथ साथ दोनों को एक दूसरे की सीधा सौदा की टीम्स में क्या पसंद आ रहा है, और सीधा सौदा की टीम्स का दरअसल एक क्विक रैप अप भी, सब कुछ ब्रेक के उस पार। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और आखिरी के 2 स्टॉक्स में एप्कोटेक्स है जिसका रिजल्ट आ जाना है। इसमें भी हमें उम्मीद है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे, क्योंकि Q1 से Q2 से Q3 से अगर आप देखेंगे तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, चाहे साल दर साल देखें, ज़बरदस्त नंबर कंपनी ने अब तक पेश किए हैं। और चूंकि केमिकल स्टॉक्स रडार में है, फार्मा स्टॉक्स रडार में है, और इनकी बिजनेसेस में लगातार ग्रोथ हुई है, तो मुझे लगता है कि एप्कोटेक्स एक बार फिर से आपको सरप्राइज करेगा। और ये स्टॉक लगातार पिछले 1 साल में आउट परफॉर्मर भी था, तो अच्छे नतीजों की उम्मीद में हम इसको ले रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि दीपक नाइट्राइट ने क्या बढ़िया रिजल्ट दिए, तो हमें उम्मीद है कि लगभग ऐसे नतीजे आपको एप्कोटेक्स से भी देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। लेकिन अगला स्टॉक है टाटा स्टील, और यहाँ पे मेरी बेचने की कॉल है। टाटा स्टील ने बहुत शानदार नतीजे पेश किए, इसमें कोई शक नहीं है कि रेवेन्यूज़ वगैरह में 38% की ग्रोथ है, डिविडेंड भी 25 रुपये का दिया है, उसको भी आप डिस्काउंट करें तो ठीक ठाक है। मार्जिन 28% आई 19 से बढ़ के। लेकिन इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आपको ना पता हो। 4 बार प्राइस हाइक ली गई है इस क्वार्टर में, उससे पहले प्राइस हाइक ली गई है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, और ये स्टॉक पिछले 15 दिन में 200 रुपये चल चुका है। मेरा ये मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी एक चीज़ होती है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे इसकी ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छी है, इसमें भी कोई शक नहीं, जो कि कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा है बुल रन का। लेकिन स्टिल प्रॉफिट बुकिंग होगी इसमें, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे एक ब्रीदर आगे बनेगा, इसलिए मुझे लगता है इसमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। कुछ लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, वो ट्रेड ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये गैप अप ऊपर खुलेगा 10-20 रुपये, वो सही शॉर्ट होगा कि वहीं पे आप इसको शॉर्ट करके चलो। मुझे लगता है इसमें कमजोरी है, इसलिए टाटा स्टील में सेल कॉल है। तगड़ा बोल्ड कॉल है आज आपका। टाटा स्टील, कोई शक नहीं, वैसे बहुत तगड़ी रैली आई है। 300 रुपए से नीचे के स्तर और आज 1000 रुपए के ऊपर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ साल भर में इस तरह के रिटर्न। हाँ, प्रॉफिट टेकिंग नाम की भी एक चीज है, आ जाती कि नहीं आती है बड़ा सवाल, लेकिन इंटरेस्टिंग। ठीक है, टाटा स्टील में बिकवाली करने का कॉल, इकलौता सेल कॉल आज का सीधे सौदा का लाइनअप का। आखिरी के 2 स्टॉक्स देखिए। सुवेन लाइफ साइंसेज 115-120 के हाई से ये स्टॉक करेक्ट होके कामकाज कर रहा है। मेरे ख्याल से 80 to 83 के जोन्स पर है। अब इसमें कल अपडेट आया कंपनी की तरफ से कि प्रमोटर्स ने जो वारंट जारी कर उनको हुए थे, कन्वर्जन के बाद उनका स्टेक बढ़ गया है। 60% से बढ़कर अब 65% पे प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ा के कर दिया है। और जब हम लोग फार्मा और हेल्थ केयर की बात करते हैं, सुवेन लाइफ साइंसेज जानी जाती है वाइड रेंज है जिस तरह की ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है ग्लोबल फार्मा और बायोटेक कंपनीज को। इस तरह की कंपनीज भी डायरेक्ट फार्मा नहीं, डायरेक्ट फार्मा प्लेस मुझे लगता है रेडार पर रखिएगा। अच्छी कंपनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इस कंपनी के पास, और इंटरेस्टिंग पेटेंट्स भी हैं। अगला स्टॉक जो लास्ट है आज के लाइनअप में,
वो एक ब्रोकरेज कंपनी है, अब वो फाइनेंशियल पावर हाउस हो चुकी है। आजकल ब्रोकरेज से ब्रोकरेज तो होती नहीं, सारा काम कर लेती हैं। जेएम फाइनेंशियल है। हालांकि एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आए थे, पर एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स से पहले हमने एक बहुत तगड़ी तेजी आती हुई देखी, इसीलिए उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन ब्रोकरेज कंपनीज में मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग और कुछ आईएफएल सिक्योरिटीज, इन सब स्टॉक्स के आपको रिजल्ट्स हाईलाइट करे थे। क्या बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है। जेएम फाइनेंशियल्स का भी Q4 रिव्यू बुरा नहीं है। क्यू ऑन क्यू हम कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस को, क्योंकि इसमें सीजनैलिटी तो ऐसी होती नहीं है। 2% का क्यू ऑन क्यू जंप है। ऑपरेटिंग इनकम में, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन और टैक्सेस में 19% का जंप देखने को मिल रहा है। मुनाफा दबाव में होगा क्योंकि नेट फेयर वैल्यू गेन्स इस बार थोड़े कम हुए थे। अदरवाइज इसका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, इसका वेल्थ और ब्रोकरेज इनकम का धंधा हो, सब में बहुत तगड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है नंबर्स अच्छे हैं, इंटरनल्स अच्छे हैं उस दम पर। और जेएम फाइनेंशियल वो है जो रिजल्ट से पहले चला नहीं, अदरवाइज इस स्पेस की ज्यादातर कंपनी रिजल्ट से पहले चल चुकी थी। आईएफएल सिक्योरिटीज तक चल गया था। मुझे लगता है जेएम फाइनेंशियल में खरीदारी बहुत एग्रेसिव नहीं, 83-84 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करेंगे। और क्विकली अब पूरी की पूरी सीधा सौदा की टीम लाइनअप दिखा दीजिए स्क्रीन पर। नीरज जी 10 के 10 खरीदारी करने के कॉल हैं, कुछ पसंद आ रहा है? बिल्कुल, बहुत सारे स्टॉक हैं, लेकिन ओरेकल फाइनेंस मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। जो इसमें डिविडेंड है मोटा, वो भी बढ़िया है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक्चुअली बड़ा अंडर वैल्यूड है। इसकी बुक्स पे आप देखिए, इसके बिजनेस देखिए, जो इन्होंने क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड की एसएमई सेक्टर को बहुत ही विस्तार से इसमें आप देखें तो ज़बरदस्त कंपनी है। और ये जो 150 रुपये वाला आइसिंग ऑन द केक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि OFSS में अच्छी तेज़ी आज आपको देखने को मिलेगी। तो ये कैप्टन चॉइस है। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। मैं फार्मा पे ही दाव लगाऊंगा। बढ़िया, आपने बहुत लंबे अरसे से फार्मा की तेजी को पकड़ा है हम सबको। कैडिला हेल्थ केयर, मुझे लगता है अभी भी बहुत दमखम बचा है स्टॉक में। अभी तो बहुत खबरें आनी बची हैं स्टॉक के लिहाज से। इस कंपनी को रडार पर रखिएगा, अच्छे मूव्स आने चाहिए इवेंचुअली, तो इसको एक्यूमुलेशन जोन में तो रखना चाहिए। तो इसीलिए यही वो स्टॉक है। वैसे पसंद तो बहुत सारे आ रहे हैं, फार्मा पे आपने अच्छा खासा दाव भी लगाया हुआ है, लेकिन कैडिला हेल्थ केयर के साथ जाना पसंद करूंगा। क्विकली जरा 10 की जो सीधा सौदा का लाइनअप है स्क्रीन पर दिखाइए। आज एक्सपायरी के दिन 10 के 10 बल्लेबाज, लेकिन 10 के 10 खरीदारी करने के कॉल्स इसीलिए क्योंकि वो रिजल्ट्स, किसी में डिविडेंड, किसी में बढ़िया न्यूज पेक्स हैं, इसीलिए बाय करके चल रहा हूं। जिलेट इंडिया पहला, बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस है इस कंपनी का Q4 का। अक्रॉस सेगमेंट्स, ग्रूमिंग, ओरल केयर, गजब का परफॉर्मेंस आता हुआ, मुनाफा डबल हो गया। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, हालांकि कहने के लिए पिछला साल का मार्च क्वार्टर एक हल्के बेस वाला, लो बेस वाला था, लेकिन नंबर स्ट्रांग है। एबिटा 170% का जंप, 12% के मार्जिन बढ़कर 25% के पार चले जाना बहुत स्ट्रांग है। घाटे से मुनाफे में आ गई, 70 करोड़ का मुनाफा। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स तो इनलाइन टाइप कहूंगा, लेकिन हाईलाइट बना वो बढ़िया डिविडेंड अनाउंसमेंट। 200 रुपए के डिविडेंड की घोषणा कर दी, इंटरिम डिविडेंड की, जिसकी ध्यान रखिएगा 18 मई रिकॉर्ड डेट है। मैग्मा फिनकॉर्प में बड़ा ओवरहैंग जो छटा है, ट्रू नॉर्थ का 10-10.5% का जो स्टेक था, सारा बेच दिया गया परसों। उस ओवरहैंग खत्म होने के बाद मुझे लगता है फर्दर लेग्स हैं इसके अप मूव्स के। महाराष्ट्र सीमलेस, दरअसल जो ONGC को ड्रिलिंग रिग दी गई है हायर पे 3 साल के लिए, उसको ओन महाराष्ट्र सीमलेस करता है, इसीलिए डिपेंडेबल के तौर पे सिप्ला, क्योंकि रोशे इंडिया को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है इनकी एंटीबॉडी कॉकटेल के लिए, जिससे दरअसल ये सिप्ला के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है रोशे की, तो सिप्ला को बेनिफिट मिलेगा, रब ऑफ देखने को मिलेगा। रेंटेड इंडिया का जो टर्की आर्म है, ये लोग बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेप डाउन सब्सिडी में वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी। संगम इंडिया के अच्छे नंबर्स के दम पर सुवेन लाइफ साइंसेज में प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं, और इंडस्ट्री की टेलविंड्स तो है ही हैं। जेएम फाइनेंशियल अच्छे इंटरनल्स, एक और ब्रोकरेज कंपनी की तरफ से आते हुए, इसीलिए इसमें खरीदारी करने का काम। चलिए मेरी टीम पर नजर डालिए। यहाँ पे भी खरीदारी पे फोकस है, एक स्टॉक खाली सेल का है, लेकिन खरीदारी पे हमने इससे कहा था कि फार्मा स्टॉक्स पर रडार पर रखिएगा। कैडिला और डॉक्टर रेड्डीज, बहुत सारी खबरें हैं, और कैडिला के लिए तो बहुत जल्द इसी हफ्ते मुझे लगता है कि उनकी वैक्सीन को अप्रूवल मिल सकता है, और कंपनी बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन की तैयारी कर रही है, और आप देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डीज में भी ऐसे ही मल्टीपल ट्रिगर्स हैं उसको रात लाने के लिए। मैंगलोर केमिकल के रिजल्ट्स आने हैं 15 तारीख को, और मुझे उम्मीद है कि बहुत तूफानी रिजल्ट्स आएंगे, और मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसका जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ तब से पूरी कंपनी टर्न आउट होती हुई दिख रही है। दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट आपके सामने है।
बहुत अच्छे हैं, मार्जिन बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट बहुत अच्छा देखने को मिला है और वॉल्यूम में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया जब से उन्होंने अपना फिनाइल का दूसरा प्लांट शुरू किया था। इसी तरीके से एफएल इंडिया ने 5200 पे अपना QIP कंप्लीट कर लिया, बेटर पोजीशन पे यहाँ पे दिख रहा है। लॉरस लैब रिजल्ट्स के बाद से लगातार चल रहा है और इसमें जो कैपेक्स का प्लान कंपनी ने रखा है कॉनकॉल में वो बहुत ही सिग्निफिकेंट दिख रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल, कैप्लिन पॉइंट और एप्कोटेक्स, ये 3 रिजल्ट्स आज आने हैं और तीनों में मुझे उम्मीद है कि नतीजे काफ़ी बेहतर आएंगे, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। टाटा स्टील इकलौता सेल है, नतीजे बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग इसमें होगी, इसलिए यहाँ पे सेल करूँ।